गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, गुड। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डीसी मोटर का चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है ना? तो आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, है ना, जिसका नाम होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्या नाम होगा? थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है ना बच्चों? जैसा कि आपको यहाँ पर दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, थ्री फेज और ये इंडक्शन मोटर। कौन सा मोटर बच्चों? इंडक्शन मोटर, ठीक है ना? तो थ्री फेज क्यों बच्चों? बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि ये मोटर थ्री फेज सप्लाई पर कार्य करती है। और इंडक्शन मोटर क्यों? बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि ये मोटर इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसीलिए इस मोटर को हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। यदि आपको परिभाषा बोलने का बोले तो आप क्या बोलोगे, है ना? आपको बोलना है कि ऐसी मशीन, ठीक, ऐसी मशीन जो थ्री फेज, कौन सा फेज? थ्री फेज एसी सप्लाई को, या बोल सकते हो थ्री फेज एसी वैद्युतिक ऊर्जा को, है ना, मतलब थ्री फेज एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है ना? मतलब ऐसी मशीन जो थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या इंग्लिश में मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या बदलता है, क्या कहलाता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है ना? ओके बच्चों, आप लोगों ने डीसी मोटर पढ़ा था और अब हम एसी मोटर पढ़ेंगे। हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है, दोनों क्या करना है? तुलनात्मक अध्ययन करना है ना? डीसी मोटर का अपना स्थान है और एसी मोटर का अपना स्थान है। आप लोगों को पता होगा कि जो डीसी मोटर है वो कई स्थानों पर प्रयोग में आती है, वैसे ही एसी मोटर भी कई स्थानों में प्रयोग की जाती है, ठीक है ना? जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडस्ट्रीज में, वर्कशॉप्स में, आपके घरों में बड़े मात्रा में इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। किस मोटर का? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है ना? ओके बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं कि थ्री फेज एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर है? बता सकता है आप लोगों में से कोई? जी, डीसी मोटर डीसी सप्लाई पर कार्य करती है और एसी मोटर एसी सप्लाई पर कार्य करती है, ठीक है? और क्या अंतर है? डीसी मोटर में हमें फील्ड और आर्मेचर दोनों को सप्लाई देना पड़ता है, लेकिन एसी मोटर में केवल एक ही भाग को सप्लाई देना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलते हैं, ठीक है ना? ओके, आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड में कि यहां पर एक मशीन दिख रही है, ये इसका पहला भाग है और ये उसका दूसरा भाग है, ठीक है ना? मशीन के इस भाग को क्या कहा जाता है बच्चों? स्टेटर, ठीक है ना? इस भाग को कहा जाता है स्टेटर, ठीक। और इस दूसरे भाग को क्या कहा जाता है जो बीच में घूमता है? रोटर, है ना? ये रोटेट करने वाला भाग होता है और ये स्थिर भाग होता है, ठीक है ना बच्चों? ये जो बाहरी भाग दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी, है ना? ये मशीन की क्या है? बॉडी है। इसको और क्या कहा जाता है बच्चों? बॉडी और फ्रेम या फिर योक। ये किसका बनता है? कास्ट आयरन का। बहुत बढ़िया, है ना? वेरी गुड। और ये जो स्टेटर है ये किसका बनता है? बहुत बढ़िया, है ना? जो स्टेटर होता है वो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड स्टैंपिंग्स या पत्तियों से मिलकर बनता है, ठीक है ना? आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सिलिकॉन स्टील का ही क्यों बनता है? बहुत बढ़िया, है ना? हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए। और लेमिनेटेड पत्तियों का क्यों?
वेरी गुड, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए या दूर करने के लिए, ठीक है ना बच्चों। आप लोगों को पता होगा कि ये जो स्टेटर होता है इसमें खांचे कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं? खांचे, ठीक है ना। वो खांचे कैसे होते हैं बच्चों? सेमी क्लोज, बहुत बढ़िया, मतलब अर्ध बंद, है ना, सेमी क्लोज, वेरी गुड, मतलब अर्ध बंद खांचे होते हैं, है ना, ठीक, क्लियर है ना बच्चों। यदि हम पूरे तरीके से बंद खांचे रख दे तो क्या होगा? वाइंडिंग करने में दिक्कत होगी। और यदि हम खुले खांचे रख दे तो बाहर आने का खतरा रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो खांचों में वाइंडिंग की जाती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 3 फेज मोटर है तो 3 फेज की वाइंडिंग की जाएगी। कितने फेज की वाइंडिंग की जाएगी? 3 फेज की। 1 फेज के 2 तार निकलेंगे तो 3 फेज से कितने तार आएंगे? 6 तार, है ना। तो आपको यहाँ पर 6 टर्मिनल देखने को मिलेंगे। किस मोटर में? 3 फेज इंडक्शन मोटर में। कितने टर्मिनल? 6 टर्मिनल, है ना। 6 टर्मिनल में आपको सप्लाई देनी है तो आप उसको या तो स्टार में कनेक्ट कर लो या फिर डेल्टा में कर लो। क्लियर है ना? वेरी गुड, है ना। चलिए, तो स्टेटर याद रखिएगा बच्चों आप लोग। स्टेटर में इसको थोड़ा साफ कर दूं। जो हमारा स्टेटर है बच्चों वो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, यह आपको पता होना चाहिए। कौन सा फील्ड उत्पन्न करता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे? घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से, ठीक है, स्पीड कर रहा है, मतलब गति कर रहा है। कौन? स्टेटर। चुंबकीय क्षेत्र गति कर रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसमें? स्टेटर में। और जो घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है उसको हम सिंक्रोनस गति बोलते हैं, जिसको हम ns से दर्शाते हैं। कौन सी गति बोलते हैं? सिंक्रोनस गति बोलते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो ns इज इक्वल टू होता है 120 इंटू f अपॉन p। बच्चों यहाँ ns जो है वो है सिंक्रोनस स्पीड, 120f कांस्टेंट है, f जो है फ्रीक्वेंसी है और जो p है वो पोल की संख्या है। मतलब ये जो सिंक्रोनस स्पीड है ये फ्रीक्वेंसी और पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब यदि हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे तो भी स्पीड चेंज हो जाएगी, और यदि हम पोल की संख्या चेंज कर दे, मतलब ध्रुवों की संख्या चेंज कर दे, तो भी स्पीड चेंज हो जाएगी। लेकिन बच्चों आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी तो स्थिर रहता है। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? स्थिर, 50 हर्ट्ज। तो हम पोल की संख्या चेंज करके मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, और ये दोनों उल्टे अनुपात में। इसका मतलब यदि पोल की संख्या बढ़ती तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कौन सी स्पीड? सिंक्रोनस स्पीड, ठीक, ओके। और यदि पोल की संख्या कम होती है तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक, वेरी गुड। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो फ्रीक्वेंसी और पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है। तो बच्चों ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है ना, एक्चुअल में घूमता नहीं है स्टेटर, लेकिन चूंकि एसी सप्लाई है। कौन सप्लाई है? एसी सप्लाई है, ठीक। तो ये जो वाइंडिंग है
ये एक निश्चित पोल की संख्या के आधार पर की जाती है। मतलब भाई इतने पोल बन जाने चाहिए, समझ गए ना। मतलब ये जो वाइंडिंग है एक निश्चित पोल के लिए की जाती है, ठीक है ना। तो जो पोल्स है इतनी तेजी से बदलते हैं, जब सप्लाई दी जाती है तो पोल्स जो है NS इतनी तेजी से बदलते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र हमें कैसा दिखता है, घूमता हुआ दिखता है, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि जो स्टेटर है वो कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, घूमता हुआ। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। कौन, स्टेटर। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आपको पता है कि 3 फेज की वाइंडिंग है, ठीक है ना। तो कितने फेज की इलेक्ट्रिकल डिग्री पर होता है ना। जो 3 फेज की वाइंडिंग है वो है ना 2 फेजों के बीच में 120 डिग्री का वैद्युतिक कोण होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ठीक, ओके। बच्चों मोटर के 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो पहला भाग है वो क्या था, स्टेटर, ठीक है। और दूसरा भाग क्या होता है बच्चों, रोटर, ठीक है ना। यहां देख पा रहे हैं आप लोग, दिख रहा है ये, ठीक है ना। दूसरा भाग होता है रोटर, पहला भाग होता है स्टेटर। बच्चों स्टेटर जैसा कि स्थिर भाग है, लेकिन जो रोटर है वो कौन सा भाग होता है, घूमता हुआ, मतलब रोटेट करता है ये, ठीक। बच्चों रोटर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्लिप रिंग रोटर और एक होता है स्क्विरल केज रोटर। बच्चों जिस मोटर में इन दोनों में से किसी भी एक रोटर का प्रयोग किया जाएगा, चाहे तो स्क्विरल केज हो या फिर स्लिप रिंग हो, जिस भी रोटर का प्रयोग किया जाएगा उस रोटर के नाम पर ही उस मोटर का नाम रख दिया जाएगा। जैसे मान लो यदि आपने मोटर में स्क्विरल केज रोटर लगा दिया, ठीक है बच्चों, तो वो कौन सा मोटर कहलाएगा, स्क्विरल केज मोटर कहलाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों यहां पर आपको 2 रोटर दिख रहे हैं। कितने रोटर दिख रहे हैं, 2, ठीक। एक है स्लिप रिंग रोटर और एक है स्क्विरल केज रोटर, ठीक है ना। बच्चों पहले आप स्क्विरल केज रोटर के बारे में जानिए। स्क्विरल केज का मतलब होता है गिलहरी का पिंजरा। क्या होता है ना, गिलहरी का पिंजरा, पिंजड़ा, पिंजड़ा, पिंजड़ा बोलते हैं, पिंजरा बोलते हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, ठीक। गिलहरी के पिंजरे के समान इस रोटर की संरचना होती है, इसीलिए इस रोटर को स्क्विरल केज रोटर कहा जाता है, क्योंकि स्क्विरल का हिंदी होता है गिलहरी, ठीक, ओके। बच्चों स्क्विरल केज रोटर में किया क्या जाता है आपको पता होना चाहिए। रोटर भी सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से मिलकर बनेगा। किससे बनेगा, सिलिकॉन राइट, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से मिलकर बनेगा, ठीक। उसमें भी खांचे होंगे और उन खांचों में मोटे मोटे कंडक्टर डाले जाते हैं। कैसे कंडक्टर डाले जाते हैं, मोटे मोटे कंडक्टर, दिख रहे हैं आपको, है ना। या फिर बोल सकते हैं बार डाले जाते हैं, छड़। क्या डाले जाते हैं, छड़। और ये छड़ जब डाल दिए जाते हैं तो इनके जो आखिरी सिरे होते हैं दोनों तरफ से, है ना, एंड रिंग के द्वारा क्या कर देते हैं हम, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। किसके द्वारा, एंड रिंग के द्वारा दोनों साइड बार्स को क्या कर देते हैं हम, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक।
क्या होगा यदि दोनों साइड हम शॉर्ट ना करें, है ना? ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा बच्चों, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, करंट नहीं बहेगा, ठीक है, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो शॉर्ट करना जरूरी है। वाइंडिंग नहीं है, हम बार डाले हैं यहां पर, लेकिन वो काम वाइंडिंग की तरह ही करती है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो इसमें केज डाले जाते हैं, ठीक है, समझ गए ना आप लोग? और बच्चों यहां पर लिखा है लो स्टार्टिंग टॉर्क, इसका मतलब ये होता है कि जिस भी मोटर में ये रोटर लगा है उस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो कैसा होगा बच्चों? कम होगा, है ना? मान लो कि स्क्वायरल केज मोटर है, अगर आपसे पूछे कि स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है या ज्यादा, तो आपको क्या बोलना है? कम होता है, ठीक। वहीं दूसरी ओर यदि आप इधर आते हैं स्लिप रिंग रोटर, तो स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होगा बच्चों? उच्च होगा। इसका कारण है ना? इसका कारण क्या है? जब हम स्लिप रिंग मोटर पढ़ेंगे तब आप लोग जान लेंगे, है ना? अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्लिप रिंग रोटर का, और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, ठीक। बच्चों स्लिप रिंग रोटर को वाउंड रोटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाउंड रोटर। आप बता सकते हैं वाउंड रोटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाइंडिंग है, किसमें? रोटर में वाइंडिंग है ना? ठीक, वेरी गुड। बच्चों आप मुझे ये बताइए, ये जो रोटर है ये कैसे घूमता है स्टेटर के बीच में? इस पर कोई ना कोई बल तो काम करता होगा, है ना? जैसे आप लोगों ने डीसी मोटर पढ़ा था, डीसी मोटर में आर्मेचर के ऊपर एक बल कार्य कर रहा था, तो यहां पर भी रोटर के ऊपर एक बल कार्य करेगा। देखते हैं कैसे बल काम करता है, ठीक। तो बच्चों देखिए, मतलब कुल मिला के हम देखेंगे कि डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, मतलब कार्य सिद्धांत है, वो क्या है, ठीक। बच्चों रोटर ऐसा दिखता है, ठीक है ना? लेमिनेटेड पत्तियां हैं और इसमें बार डले हैं और उनके आखिरी सिरों को क्या कर दिया है? शॉर्ट कर दिया है, ठीक। बच्चों यदि हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, ठीक। अगर आपसे पूछे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो क्या बोलोगे आप? ठीक है ना? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर भी काम करता है। किस सिद्धांत पर? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? अगली चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना हम एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर से करते हैं। किससे करते हैं? एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर से करते हैं जिसकी जो सेकेंडरी है वो कैसी हो, है ना? शॉर्ट सर्किटेड हो, ठीक है? राइट। हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना एक ऐसे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर से करते हैं जिसकी सेकेंडरी क्या हो? शॉर्ट सर्किटेड हो। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? गुड, क्योंकि रोटर जो होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है। अगर हम इसको शॉर्ट सर्किटेड ना करें तो इसमें विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न नहीं होगा, है ना? करंट ही नहीं चलेगा तो ये घूमेगा क्या? नहीं, ठीक।
क्लियर है ना? ठीक, तो देखिए इसका कार्य सिद्धांत क्या है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार, चूंकि ये जो चालक है ये शॉर्ट सर्किटेड है, तो जब किसी शॉर्ट सर्किटेड चालक को घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाए, क्योंकि स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, घूमता हुआ, जब किसी शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर को या चालक को घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है तो उस चालक पर एक बल कार्य करता है जो उसे घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है ना? ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिद्धांत है। अब आप बोलोगे सर बल कैसे काम करता है, तो देखिए बल कैसे काम करता है। भाई ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, मतलब फ्लक्स बनाएगा। ठीक, उस चुंबकीय क्षेत्र को कौन कट करेगा, रोटर, मतलब उस फ्लक्स को कौन कट करेगा, रोटर। और जब रोटर कट करेगा मतलब छेदन करेगा तो रोटर में क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक, फिर इसमें भी करंट बहने लगेगी। तो इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है स्टेटर का, और रोटर का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगी, आपसी प्रतिक्रिया होगी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी दोनों के बीच में। ठीक है ना? और रोटर पर एक बल लगता है और रोटर घूमने लगता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में से किसका चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है, स्टेटर का, क्योंकि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र तो यही है ना? तो याद रखना कि, और इसमें से गति किसकी ज्यादा होगी, स्टेटर की या रोटर की, स्टेटर की। बच्चों याद रखना, हमेशा रोटर की गति, स्टेटर की गति, जिसको हम सिंक्रोनस गति बोलते हैं ना, सिंक्रोनस गति बोलते हैं। रोटर घूमता है लेकिन स्टेटर कभी नहीं घूमता है। ठीक है ना? तो स्टेटर की गति हमेशा ज्यादा होगी किससे, रोटर गति से। ये याद रखना, हमेशा बराबर नहीं होगी, याद रखना, दोनों की गति यहां पर बराबर नहीं है। ठीक है ना? रोटर की गति हमेशा कम होगी किससे, सिंक्रोनस गति से। मान लो किसी गति 1500 है तो इसकी गति या तो 1490 हो सकती है, 1440, 60 ऐसे हो सकता है ना, लेकिन सिंक्रोनस गति के बराबर इसकी गति नहीं होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिद्धांत जो है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आ गया ना? वेरी गुड, बहुत जल्दी समझ जाते हो आप लोग, है ना? ठीक है ना? हो सकता है ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हो उनको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आप लोग इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? ओके, तो आपको सब कुछ क्लियर है? कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो? ठीक है ना? तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आगे की जो क्लास है, ठीक है ना, वो कल होगी। अभी आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के पार्ट्स आप चेक करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।